नेक्स्ट टॉपिक है सिमिलर फिगर्स। अभी हमने प्रीवियस लेक्चर में समझा था सिमिलर ट्रायंगल्स, है ना? तो ट्रायंगल्स के अलावा और भी चीज़ें सिमिलर हो सकती हैं, जैसे कि 9th क्लास में हमने क्या पढ़ा था? यू हैव सीन दैट ऑल सर्कल्स विद द सेम रेडियाई आर कॉन्ग्रुएंट। तो जैसे सपोज़ करो मैं ये 2 सर्कल की बात कर रहा हूँ, ये तो बड़े छोटे लग रहे हैं। अगर मैं सपोज़ करो 2 सर्कल लेता हूँ, दोनों के रेडियाई सेम है। दोनों का जो रेडियस है वो 3 सेंटीमीटर है। तो ये दोनों सर्कल कॉन्ग्रुएंट होंगे। क्यों कॉन्ग्रुएंट होंगे? क्योंकि अगर मैं इसको उठा के इसके ऊपर रख दूँ, तो ये पूरे का पूरा सुपर इम्पोज़ कर जाएगा, कहीं से भी एक्स्ट्रा बचेगा नहीं, है ना? या ओवरलैप कर जाएगा इसको। तो इसीलिए ये दोनों जो सर्कल्स हैं वो कॉन्ग्रुएंट हैं। 2 सर्कल्स कॉन्ग्रुएंट कब होते हैं? जब उनका रेडियस इक्वल होता है। अगर मान लो एक का रेडियस 3 है, दूसरे का रेडियस 4 है, तो वो कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे, क्योंकि एक सर्कल बड़ा हो जाएगा और एक छोटा हो जाएगा। ठीक है? तो ऑल स्क्वायर्स विद द सेम साइड लेंथ आर कॉन्ग्रुएंट। तो कोई भी अगर मैं स्क्वायर ले रहा हूँ, जैसे सपोज़ करो ये एक स्क्वायर है और ये दूसरा एक स्क्वायर है। दोनों की जो साइड लेंथ है, स्क्वायर की तो ऑल साइड्स इक्वल होती हैं, ये भी 4 है, इसका भी 4 है। दोनों दोनों स्क्वायर की साइड लेंथ जो है वो सेम है, तो इसका मतलब अगर सेकंड वाले को उठा के मैं 1 के ऊपर रखूँगा तो ये पूरा-पूरा ओवरलैप कर देगा, ठीक है? तो ये यानी कि दोनों स्क्वायर्स जो हैं वो भी कॉन्ग्रुएंट है। एंड ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल्स विद द सेम साइड लेंथ आर कॉन्ग्रुएंट। ठीक है? अगर मैं 2 ट्रायंगल्स बनाता हूँ, एक ये ट्रायंगल है, दूसरी ये ट्रायंगल है। इसकी साइड लेंथ जो है इक्विलेटरल की ऑल साइड्स इक्वल होती है। तो ट्रायंगल 1 की भी 6 है, ट्रायंगल 2 की भी 6 है। तो भी ये सेकंड ट्रायंगल या फर्स्ट ट्रायंगल को सेकंड पे रखूँ, तब भी ये सुपर इम्पोज़ कर जाएगी, ओवरलैप कर जाएगी। तो यानी कि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं। नाम दे देंगे ए, बी, सी और दूसरा दे देंगे डी, ई, एफ। ठीक है ना? तो यानी कि कॉन्ग्रुएंट 2 चीज़ें कब होती हैं? जब उनकी शेप भी सेम हो और साइज़ भी सेम हो। ये तो हमने कॉन्ग्रुएंसी में 9th क्लास में पढ़ा था इसके बारे में, है ना? कॉन्ग्रुएंसी क्लियर है तो सिमिलैरिटी भी समझ आ जाएगी। अब जैसे ये वाला सर्कल छोटा है ना? और ये वाला सर्कल बड़ा है। दोनों का रेडियस डिफरेंट है, ठीक है? तो इसका मतलब जो बड़ा वाला सर्कल है वो छोटे वाले सर्कल से कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा। अगर मैं बड़े वाले सर्कल को C1 मान लूँ, छोटे को C2 मान लूँ, E1 इज़, अगर मैं यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट का साइन दे दूँ तो नॉट कॉन्ग्रुएंट होगा, क्योंकि रेडियस डिफरेंट है, ठीक है? लेकिन मैं ये कह सकता हूँ C1 और C2 जो हैं वो सिमिलर तो हैं, ठीक है? तो सिमिलर क्यों है? क्योंकि दोनों की जो शेप है वो सेम है। सर्कल की एक छोटा सर्कल बना लो, एक बड़ा सर्कल बना लो, शेप तो दोनों की सेम ही है ना? अब मैं ये नहीं कह सकता कि सर्कल और स्क्वायर का जो शेप है वो सेम है। शेप सेम नहीं है, चाहे इनका पेरीमीटर सेम हो, लेकिन शेप तो सेम नहीं है ना। तो अगर मैं सर्कल को उठा के स्क्वायर के ऊपर रख दूँ या स्क्वायर को उठा के सर्कल के ऊपर रख दूँ, तो ये ओवरलैप नहीं करेगा। चाहे इनका पेरी दोनों का पेरीमीटर सेम हो, मतलब इसका सरकमफ्रेंस अगर सी है, इसका पेरीमीटर या सरकमफ्रेंस तो नहीं बोलते, स्क्वायर का तो पेरीमीटर ही बोलते हैं। सर्कल का बोल देते हैं, पेरीमीटर ऑफ बाउंड्री को सरकमफ्रेंस बोलते हैं। तो अगर सेम भी हो जाए तब भी ये दोनों कॉन्ग्रुएंट जो है वो नहीं है, क्योंकि इनकी शेप सेम नहीं है। तो कॉन्ग्रुएंसी में तो शेप और साइज़ दोनों सेम होनी चाहिए, ठीक है? तो अब यहाँ पे क्या लिखा है थ्योरी में? नाउ कंसीडर एनी 2 और मोर सर्कल्स, सी फिगर 1 का फर्स्ट पार्ट। तो ये तो मैंने समझा चुका हूँ तुम्हें। आर दे कॉन्ग्रुएंट? सिंस ऑल ऑफ देम डू नॉट हैव द सेम रेडियस, दे आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। तो नोट दैट सम आर कॉन्ग्रुएंट एंड सम आर नॉट। कॉन्ग्रुएंट वही होंगे सर्कल जिनका रेडियस सेम होगा, बाकी नहीं होंगे, ठीक है? तो उसके बाद अब ये चीज़ है कि दोनों सर्कल जो है वो सिमिलर तो हैं, क्योंकि शेप इनकी सेम है। साइज़ सेम हो ना हो, सिमिलैरिटी में शेप सेम होनी चाहिए, तो यानी कि ये सिमिलर तो हैं। टू सिमिलर फिगर्स हैव द सेम शेप बट नॉट नेसेसरली द सेम साइज, देयरफॉर ऑल सर्कल्स आर सिमिलर। व्हाट अबाउट स्क्वायर्स? तो स्क्वायर्स भी जो हैं वो सिमिलर होंगे, जैसे कि ये जो नीचे बनाया हुआ है, ये छोटे वाला स्क्वायर है, ये बड़े वाला स्क्वायर है। तो ये भी दोनों अगर मैं इनका नाम दे दूँ, तो दे दूँ ए, बी, सी, डी और इसको दे दूँ ई, एफ, जी, एच। एक ही ऑर्डर में देना, या क्लॉकवाइज़ या एंटी क्लॉकवाइज़। हाँ, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि जो ए, बी, सी, डी है, इज़ सिमिलर टू क्या है? ई, एफ, जी, एच, जो बड़े वाला स्क्वायर है। दोनों ही स्क्वायर हैं वैसे तो, ठीक है? तो ये मतलब एक के अंदर एक बना दिया यहाँ पे अलग-अलग दिखा दिया। तो ये दोनों सिमिलर हैं, दोनों स्क्वायर। उसी तरह से ये जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये भी इक्विलेटरल है, ये भी इक्विलेटरल है। तो अगर मैं ये छोटी वाली इक्विलेटरल ट्रायंगल को बड़ी वाली के ऊपर रख दूँ,
ठीक है? अगर मैं मान लो इसको यहाँ रख दूँ, यहाँ पूरी फिट हो जाएगी, यानी 2 साइड्स तो ओवरलैप हो रही है ना, तो ये सिमिलर हो जाएगी इसमें। आगे समझाऊँगा सिमिलैरिटी का, आगे भी क्वेश्चन्स आएँगे या थ्योरम्स आएँगी। तो इस केस में ये छोटी वाली ट्रायंगल और बड़ी वाली ट्रायंगल जो है सिमिलर है, क्योंकि इन दोनों की शेप सेम है। शेप सेम क्यों है? क्योंकि इस इक्विलैटरल ट्रायंगल के भी सारे एंगल 60 डिग्री हैं, तो बड़ी वाली ट्रायंगल के भी सारे एंगल 60 डिग्री हैं। जब मैं इसको उठा के इसके ऊपर रखूँगा, तो ऐसा नहीं होगा कि बड़ी वाली ट्रायंगल ऐसे है और छोटी वाली ऐसे आ रही है ना? तो ये इसमें तो 2 साइड्स भी ओवरलैप नहीं कर रही। इक्विलैटरल में ये होगा, छोटी वाली जो इक्विलैटरल ट्रायंगल है वो इसके ऊपर ओवरलैप कर देगी यहाँ पे। इधर ये साइड इसके साथ, ये साइड इसके साथ और एक ऐसे, ठीक है? तो ये हो गया इक्विलैटरल ट्रायंगल का। तो यानी ज़रूरी नहीं है कि भई खाली ट्रायंगल ही सिमिलर होती हैं, सर्कल भी हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है या कोई और चीज़ भी हो सकती है जिनकी शेप सेम हो, ठीक है? साइज़ का कोई मैटर नहीं करता। ऊपर जो समझा हमने उससे क्या समझ आता है कि जैसे सर्कल की बात हो रही थी, 2 सर्कल जिनका रेडियस सेम है, वो कॉन्ग्रुएंट है ना? कॉन्ग्रुएंट तो है, तो कॉन्ग्रुएंट है तो इसका मतलब सिमिलर भी होगा। सिमिलर होगा, अगर वो कॉन्ग्रुएंट है तो सिमिलर होगा, बिल्कुल होगा। क्योंकि सिमिलैरिटी में तो सिर्फ़ एक ही कंडीशन होती है कि दोनों की जो है शेप सेम होनी चाहिए। शेप तो सेम है ही है कॉन्ग्रुएंसी में, है ना? बल्कि एक एडिशनल बात होती है कॉन्ग्रुएंसी में कि उसका साइज़ भी सेम होना चाहिए। लेकिन सिमिलैरिटी में तो बस एक ही कंडीशन पूरी करनी होती है कि दोनों की शेप सेम हो। तो शेप तो सेम है ही है। तो यानी कि जैसे ये तो सर्कल का केस लिया, अगर मैं स्क्वायर का केस लूँ, ये वाला, जैसे मान लो मैं 2 स्क्वायर बनाता हूँ, दोनों का जो साइज़ है वो सेम है। मान लो ये भी 6 है सेंटीमीटर सारी साइड, ये भी 6 है। एक को एबीसीडी दे दो, एक को ईएफजीएच दे दो। दोनों स्क्वायर्स जो हैं, दोनों की साइड लेंथ इक्वल है, तो ये कॉन्ग्रुएंट है मान लो। कॉन्ग्रुएंट तो होंगे ही, क्योंकि सारी साइड लेंथ इक्वल है, ऑल एंगल 90 है। तो कॉन्ग्रुएंट है तो सिमिलर भी तो होंगे ना, क्योंकि शेप तो सेम ही है दोनों की। तो यानी कि कॉन्ग्रुएंसी अगर है तो सिमिलैरिटी तो होगी ही होगी। लेकिन अगर सिमिलैरिटी है तो कॉन्ग्रुएंसी नहीं हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। वो उसका रीज़न क्या है? जैसे ये वाला केस है, इसमें ये सिमिलर तो है लेकिन कॉन्ग्रुएंट थोड़ी ना है। ये शेप, इसका साइज़ कम है, इसका साइज़ ज़्यादा है। शेप तो सेम है दोनों की, ठीक है? ये सिमिलर हैं 2 इक्विलैटरल ट्रायंगल, लेकिन कॉन्ग्रुएंट नहीं है। यानी कि अगर कॉन्ग्रुएंसी है, तो सिमिलैरिटी तो होगी ही होगी। अगर सिमिलैरिटी है, तो कॉन्ग्रुएंसी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, ठीक है? डिपेंड करता है सिचुएशन। फ्रॉम द अबव वी कैन से दैट ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर सिमिलर, बट ऑल सिमिलर फिगर्स नीड नॉट बी कॉन्ग्रुएंट। नीड नॉट बी लिखा है उसने। नीड नॉट बी का मतलब कॉन्ग्रुएंट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जो सिमिलर फिगर्स हैं, वो कॉन्ग्रुएंट हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती। कैन अ सर्कल एंड अ स्क्वायर बी सिमिलर? अब ये चीज़ तो मैं समझा चुका हूँ कि सर्कल और स्क्वायर कभी भी सिमिलर नहीं हो सकते। कॉन्ग्रुएंसी की तो बात भूल ही जाओ, सिमिलर भी नहीं हो सकती, क्योंकि दोनों की जो शेप है वो भी सेम नहीं है, ठीक है? इसी तरह से एक इक्विलैटरल ट्रायंगल और एक स्क्वायर ले लो, वो भी सिमिलर नहीं है। इस तरह से सर्कल और ट्रायंगल ले लो, वो भी सिमिलर नहीं है। क्योंकि शेप जब तक सेम नहीं होएगी, तो वो दोनों फिगर्स जो हैं वो सिमिलर नहीं हो सकती। अब यहाँ पे 2 फिगर्स दी हुई हैं, 2 क्वाड्रिलेटरल्स हैं, तो देखने में तो लग रहा है कि ये सिमिलर हैं दोनों, लेकिन हम खाली देख के इसको नहीं बता सकते कि सिमिलर हैं। कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी की डेफिनेशन होनी चाहिए, कुछ रूल्स होने चाहिए, जिससे कि हम बता सकेंगे ये दोनों जो क्वाड्रिलेटरल हैं वो सिमिलर हैं, ठीक है? तो अब हो सकता है ये वाला एंगल और ये वाला एंगल डिफरेंट हो, है ना? कुछ और ये साइड लेंथ जो है, वो भी डिफरेंट हो। ठीक है? तो खाली हम ऐसे देख के नहीं बता सकते कि ये दिखने में तो ऐसे ये बड़ी लग रही है, ये सेकंड वाली जो है PQRS, है ना? तो मतलब कि शेप तो एक जैसी लग रही है दोनों की, हम कहेंगे शेप एक जैसी है तो सिमिलर है। खाली ऐसे नहीं कह सकते हम देख के। कुछ ना कुछ हमारे पास क्राइटेरिया होने चाहिए, कुछ रूल्स होने चाहिए कि भई हाँ, ये वाला एंगल है वो इसके इक्वल है। कि शेप जो है, जैसे छोटी इक्विलैटरल ट्रायंगल और बड़ी इक्विलैटरल ट्रायंगल सिमिलर क्यों है? क्योंकि उन दोनों ट्रायंगल में ईच एंगल 60 डिग्री का होता है ना? तो इसको उठा के इसके ऊपर रखूँगा तो 2 साइड तो ओवरलैप हो जाएँगी। उसी तरह से कुछ रूल्स होने चाहिए जिससे हमें पता लग जाए कि भई ये 2 जो फिगर्स हैं ये सिमिलर हैं। यही सब बताया है इस डेफिनेशन, ठीक है? उसके बाद ये इसने ताजमहल की पिक्स दिखाई हैं, ये
बड़ा साइज़ है, ये छोटा है, ये और छोटा है। तो इसमें तो ये दोनों सारे एंगल 90 के हैं, देख रहे हो? ये 90 का है, ये भी 90 का है, ये भी 90 का है, हाँ, ये भी 90 का है। तो सारे 90 हैं, ये फर्स्ट वाली भी रेक्टेंगल है, सेकंड भी रेक्टेंगल है, थर्ड वाली भी रेक्टेंगल है। हाँ, साइज़ कम हो गया। तो रेक्टेंगल तो आपस में सिमिलर होती हैं। शेप तो सेम है ना, साइज़ डिफरेंट है। जैसे इक्विलेटरल में हमें पता था ईच एंगल 60 है, वैसे इसमें हमें पता है ईच एंगल 90 है और ये रेक्टेंगल्स भी हैं। तो यानी कि ये तो सिमिलर हैं तीनों जो फिगर्स हैं, ठीक है? जो यहाँ पे फ़ोटोग्राफ दी हुई हैं, वही सब यहाँ पे लिखा हुआ है। बाकी 2 क्वाड्रिलेटरल को कंपेयर करना है कि भी वो सिमिलर हैं या नहीं है, उसकी एग्ज़ाम्पल अभी आगे आएगी, उससे ज़्यादा क्लियर होगा। आगे सिमिलैरिटी की जो एग्ज़ाम्पल दी है, वो कह रहा है कि अगर मान लो 2 फ़ोटोग्राफ्स हैं, दोनों का सेम साइज़ है ऑफ सेम पर्सन एट द एज ऑफ 10 इयर्स एंड अदर एट द एज ऑफ 40 इयर्स। ठीक है, एक ही बंदे की 2 फ़ोटोग्राफ्स हैं मान लो, दोनों का जो साइज़ है वो सेम है। दोनों फ़ोटोग्राफ्स मान लो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो है, दोनों का साइज़ सेम है। ये वाली फ़ोटो उसने तब खिंचाई जब वो 10 साल का था और ये वाली फ़ोटो तब खिंचाई जब वो 40 साल का था, ठीक है? क्या ये दोनों सिमिलर होंगी? ये दोनों सिमिलर नहीं होंगे, क्योंकि हो सकता है इसमें बहुत स्लिम हो वो और यहाँ पे बहुत मोटा हो गया हो, ठीक है ना? शेप तो सेम रही नहीं ना, यहाँ मान लो बहुत मोटा हो गया, पेट निकल गया उसका, तो इसका मतलब शेप जो है वो सेम नहीं है, तो इसका मतलब वो सिमिलर नहीं होगी, ठीक है? अब आगे ये जो थ्योरी दी हुई है इसको मैं समझा देता हूँ तुम्हें क्या मीनिंग है। कि वो 2 फ़ोटोग्राफ्स के बारे में बता रहा है कि वो कैसे वो सिमिलर हैं। जैसे सपोज़ तुम किसी फ़ोटोग्राफ़र के पास जाते हो, उसे बोलते हो कि मुझे पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो चाहिए, 20 फ़ोटोज़ चाहिए। तो वो क्या करेगा, पहले एक पिक क्लिक करेगा, फिर उससे उसके पास एक रील होती है ना? जिसे नेगेटिव बोलते हैं, वो उसके कैमरे के अंदर ही होती है। तो उस नेगेटिव में वो फ़ोटोग्राफ आ जाएगी। तो जनरली जो फ़िल्म वो अपने कैमरे में डालता है वो 35 का साइज़ होता है, ठीक है? वो तो छोटा ही होता है, लेकिन हमें थोड़ा जो फ़ोटोग्राफ चाहिए थोड़े बड़े साइज़ की चाहिए। मान लो हमें पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो चाहिए 45 की या 55 की, ठीक है? तो जैसे मान लो उसके पास है 35 की, 35 की फ़ोटो है, उसमें यहाँ पे नीचे स्टूडेंट है और नीचे उसका नाम लिखा हुआ और एक लाइन लगी हुई है। लाइन मान लो इतनी लाइन है, ठीक है? फिर अगर उसका साइज़ बड़ा होता है, अब मान लो हम क्योंकि रील तो जो उसके कैमरे में है वो छोटी 35 स्टैंडर्ड साइज़ जो होता है, अब हमें फ़ोटो चाहिए 45 की या 55 की, तो वो ये वाली जो लाइन है वो कितनी बड़ी होगी, ठीक है? इसके कंपैरेटिवली। तो अभी मान के चलो कि ये जो लाइन है ये 1 की है, ठीक है? तो यहाँ पे कितनी होएगी? जो 45 जो हम बनाएँगे, इसमें ये लाइन कितनी हो जाएगी? तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कि जो न्यू साइज़ है डिवाइडेड बाय जो ओरिजिनल साइज़ है। न्यू साइज़ आया हमारा 45, पहले हमारा साइज़ था जो जो उसके कैमरे में जो रोल था, उसका साइज़ है 35, तो इन दोनों को डिवाइड कर देंगे। तो ये आ जाएगा 1.29। तो यानी कि अब जो नई लाइन बनेगी वो आएगी 1.299 क्योंकि फ़ोटो का साइज़ जो है वो बड़ा हो गया। अगर मान लो ये फ़ोटो का साइज़ हमें और बड़ा करवाना है, 55 का कराना है, 55 डिवाइडेड बाय जो ओरिजिनल रोल का साइज़ था 35 तो जितना भी आएगा 1.29 से तो ज़्यादा ही आएगा, तो उतने की हम यहाँ लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो ये मान लो 55 का हो गया। उसी तरीके से और भी इस फ़ोटो में कोई लाइन है, मान लो ऐसे लाइनें ऐसे रेक्टेंगल बनी हुई है, अंदर फ़ोटो है उसके, उसी हिसाब से वो लाइन्स की जो लेंथ है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। तो कुछ ना कुछ तो एक रूल बनाना पड़ेगा ना कि कितने प्रोपोर्शनेट कितनी होगी बड़ी। भाई ऐसा तो है नहीं कि एक ये वाली लाइन है ये ज़्यादा बड़ी होगी, ये वाली लाइन है ये छोटी होगी तो फिर वो फ़ोटो क्या बनेगी? वो तो कुछ और ही बन जाएगा। मतलब कि जो भी उसके कैमरे में जो रोल था 35 का, उसमें जो भी चीज़ होगी, फेस होगा या जो भी शर्ट डाली हुई है उसने वो होगा या हेयर स्टाइल होगा, तो वो एक प्रोपोर्शनली मैग्नीफाई हो जाएगा, साइज़ बड़ा हो जाएगा हर चीज़ का। ऐसे नहीं है कि खाली लाइन का ही बड़ा होगा, उसका फेस का भी होगा, उसकी शर्ट का होगा, कॉलर का होगा, तो ऐसे हर चीज़ मैग्नीफाई हो जाएगी। तभी तो प्रॉपर इमेज लगेगी ना वो, बड़े साइज़ में। फ़ोटोग्राफ़र के पास ना एक एनलार्जमेंट डिवाइस होती है, जिसमें वो अपना ये 35 का रोल रखता है। तो उससे वो जितना भी डिज़ायर
साइज़ बड़ा करना चाहे उतना वो कर सकता है, 45 एमएम, 55 एमएम या और बड़ा करना है, तो वो उसको पता होता है कि कितनी एनलार्जमेंट रेशियो रखनी है, ठीक है? या इसको बोलते हैं कितना स्केल फैक्टर रखना है, ठीक है? स्केल फैक्टर मतलब कि जो जैसे यहाँ पे 1.29 का आ रहा था, तो ये स्केल फैक्टर है। इतना हर चीज़ जो है 1.29 मतलब अगर 1 एमएम की है तो 1.29 हो जाएगी हर चीज़, ठीक है? तो स्केल फैक्टर भी बोलते हैं या इस केस में एनलार्जमेंट रेशियो बोल रहे हैं। रेशियो है ना ये न्यू अपॉन ओरिजिनल। तो मतलब ये सारी जो भी थ्योरी लिखी हुई है इससे हमको यही चीज़ समझनी है कि अगर एक हमारे पास क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है? अगर मैं एक क्वाड्रिलेटरल लेता हूँ ए, बी, सी, डी। तो अगर मैं इसी क्वाड्रिलेटरल को बड़ा साइज़ करना है, तो जैसे एडी है, अगर यहाँ 1 एमएम था ये मान लो या 1 सेंटीमीटर मान लो या 1 सेंटीमीटर तो वो थोड़ा हो जाएगा, चलो मान लो 1 सेंटीमीटर। तो ये एडी कितना बढ़ाना है? तो ये इसको बढ़ा दिया 1.29 बढ़ा दिया या 1.70 बढ़ा दिया या जितना भी स्केल फैक्टर होगा। तो जितना मतलब कि इस साइड को मल्टीप्लाई करने से आएगा या इसकी मैं इसको बड़ा करके बना देता हूँ। ये तो ऐसे बना देता हूँ। तो ये मैंने ये जो ABCD कोऑर्डिनेटर थी, तो ABCD EFGH जो है वो थोड़ा बड़ा हो गया EFGH। तो ये सिमिलर हैं कि नहीं है वो कैसे पता लगेगा? कि हमने हर साइड को जैसे अगर मैं निकाल लूँ AD अपॉन EH तो कितना आ जाएगा 1/2 हाफ आ गया ना। फिर अगर मैं निकाल लूँ AB डिवाइडेड बाय EF तो कितना आ जाएगा 4/8 वो भी 1/2। तो ऐसे BC बाय FG करूँ या DC बाय HG करूँ सबकी रेशियो हाफ ही आ रही है। तो हाफ यहाँ पे स्केल फैक्टर हो गया एक तरह से, ठीक है? या AB बाय EF की जगह EF बाय AB भी कर सकते हो तो 2/1 हो जाएगा, ठीक है? तो मतलब स्केल फैक्टर कितना है कि या मुझे जो नई नई वो जो बनानी है वो डबल बनानी है ना? तो इसको मैं AB बाय EF की जगह EF बाय AB कर देता हूँ, EF बाय AB। EF बाय AB आ गया 8/4 व्हिच इज़ 2/1 स्केल फैक्टर आ गया 2। मतलब जो भी नई हमने क्वाड्रिलेटरल बनानी है वो पिछली क्वाड्रिलेटरल से उसकी साइड लेंथ ट्वाइस हो हर साइड की, तो वो दोनों जो क्वाड्रिलेटरल हैं वो सिमिलर हो सकते हैं, ठीक है ना? तो सिर्फ़ हमने साइड लेंथ जो हर हर साइड जो है वो एक प्रोपोर्शनली इंक्रीज़ हो रही है बड़ी वाली क्वाड्रिलेटरल में। ऐसा नहीं है कि एडी के डबल कर रहे हैं तो ईएच आ रहा है, लेकिन एबी का ट्रिपल करके हमारा ईएफ आ रहा है। वो फिर स्केल फैक्टर तो रहा नहीं ना फिर। हर साइड उतने ही इक्वली अमाउंट में इंक्रीज़ हो रही है। तो इस केस में हम कह सकते हैं कि दोनों जो कोऑर्डिनेटर हैं वो एक सिमिलर हैं, ठीक है? तो उसी तरह से जो फ़ोटोग्राफ वाला केस ले रहे थे उसमें 35 एमएम वाली और 45 एमएम वाली और 55 एमएम वाली ये तीनों फ़ोटोग्राफ जो हैं वो सिमिलर हैं, ठीक है? क्योंकि वो एक बंदे की फ़ोटो है और एक ही ऐज पे है। अगर वो 40 साल की उम्र में बना रहा है, तो तीनों फ़ोटो में ऐज उसकी 40 है, तो इसलिए सिमिलर हैं। पहले हमने जो एग्ज़ाम्पल ली थी उसमें एक में ऐज 10 साल थी और एक में कितनी थी 40 तो उसको हमने सिमिलर नहीं बोला था, ठीक है ना? तो ये 2 अलग चीज़ें हैं। तो अगर समझ आ गया तो भी ठीक है, नहीं आया तो भी ठीक है क्योंकि एनसीईआरटी में था तो मैं तुम्हें बता दिया। ये लास्ट में लिखा है ना we say that two polygons of same number of sides are similar if their corresponding angles are equal and corresponding sides are in the same ratio। तो अभी जो रेशियो करके बताई थी ना हाफ आई थी, एक छोटा क्वाड्रिलेटरल बनाया था, एक बड़ा बनाया था, सबकी रेशियो हाफ आ रही थी, यानी कि साइड्स प्रोपोर्शनल है और साथ में सबके एंगल भी इक्वल आएंगे फिर, ठीक है? तो दो चीज़ें होती हैं, तो अगर ये दोनों हो रही हैं तो दोनों फिगर जो हैं वो सिमिलर हैं। आगे लिखा है नोट दैट द सेम रेशियो ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग साइड इज रेफर टू अ स्केल फैक्टर। ये ऑलरेडी बता चुका हूँ, जो पीछे स्केल फैक्टर हाफ आया था या 2 आया था, या इसको रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन भी बोलते हैं फॉर द पॉलीगन्स। पॉलीगन्स जैसे कि हमने कोऑर्डिनेटर का एग्जांपल लिया था। यू मस्ट हैव हर्ड दैट वर्ल्ड मैप्स, जैसे ब्लूप्रिंट बनाते हैं ना, जैसे मान लो हमको किसी कंट्री का वो बनाना है, जैसे वर्ल्ड मैप ही बनाना है, तो मैप में तो बहुत सारे कंट्रीज़ होते हैं। तो जैसे मान लो इंडिया है, तो इंडिया मैप में कितनी जगह ले रहा है और एक्चुअल में कितनी ले रहा है ना?
तो एक स्केल फैक्टर होता है कि भाई इसमें एक छोटी सी लाइन जो है वो कितना किलोमीटर डिस्टेंस कवर करेगी एक्चुअल में। मैप तो हम किलोमीटर के हिसाब से बना नहीं सकते, वो तो छोटा सा पेज भी बनता है। तो उस केस में हमारे को स्केल फैक्टर की ज़रूरत पड़ती है कि भाई अगर मैं इतनी सी लाइन ड्रॉ करूँ मैप में, तो वो कितने किलोमीटर होगी, ठीक है ना? जैसे एक कंट्री से या इंडिया से लेकर चाइना का दूसरा बॉर्डर जो है, वहाँ तक का डिस्टेंस देखना है। तो अगर ये लाइन 4 सेंटीमीटर की है, तो 4 सेंटीमीटर कितने हज़ार किलोमीटर के बराबर होगा। इसलिए यहाँ पे भी स्केल फैक्टर की ज़रूरत पड़ती है ना? जैसे कि ये एग्ज़ाम्पल्स जो ली हुई हैं इन्होंने, मतलब कि फ़ोटोग्राफ्स की और जो भी है, तो नॉर्मली क्वेश्चन ऐसे तो नहीं आते, लेकिन क्योंकि एनसीईआरटी में है, तो इससे भी क्वेश्चन बना सकते हैं वो। एनसीईआरटी का हर वर्ड इम्पोर्टेंट है, तो कुछ भी छोड़ना नहीं है। तो हर चीज़ कम से कम बार-बार रिवाइज़ नहीं की, तो कम से कम 1-2 बार गो थ्रू ज़रूर करना, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी बना सकती है एनसीईआरटी। उनके लिए उनकी बुक इम्पोर्टेंट है। बाकी आरडी शर्मा तो हम एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए करते हैं ना, लेकिन वो अपनी बुक को ज़्यादा वेटेज देते हैं। और इसके बाद एक एनसीईआरटी एग्ज़ाम्पलर है, बस 2 बुक्स जो हैं वो सीबीएसई के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट एनसीईआरटी, सेकंड नंबर पे एनसीईआरटी एग्ज़ाम्पलर, दैट्स